हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से हम यूपी डबल सी पीईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 100 के 100 क्वेश्चन कराएंगे। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा का पूरा मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं देखने को मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और परीक्षा तक आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पर आप जुड़ जाइए। और अगर इस पर सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, आपके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं वीडियोस पर, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 1 से स्टार्ट हम कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न शुरुआत करोगे। हिस्ट्री जो आपके एग्जाम में 5 नंबर की पूछे जानी है, ठीक है। क्वालिटी से थोड़ा कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की एक संरचना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बेसिकली मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जो है महास्नानागार, ठीक है। इसको स्विमिंग पूल कहते थे उस समय का। तो ये जो मिला है ये बहुत ही खास है वहाँ के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ था, लगभग 11 मीटर के आसपास, 7 मीटर चौड़ा ये स्नानागार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे दूसरे में देखें तो कहते हैं ना, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, ठीक है। जो खिज्र खां है ये जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये कहाँ से हो जाएंगी, सैयद वंश से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा ही करी गई थी, याद रखेंगे। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसने स्वयं को सुल्तान तो कभी नहीं कहा, लेकिन ये अपने आप को कहता क्या था, ये कहता है कि रैयत आला घोषित किया था अपने आप को सैयद वंश ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई। बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगी यहाँ पे 1600 ईस्वी में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, याद रखेंगे। पहले इसको जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो महारानी विक्टोरिया जिनके हाल ही में निधन हो गया, तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें 21 वर्ष की छूट प्रदान करी थी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे वर्चस्व इनका अपने भारत पे स्थापित हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दिखेगा। और चौथा प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है, कहते हैं ना, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था, ठीक है। रुपए का सिक्का प्रथम बार ढाला गया, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शेरशाह सूरी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। इनके समय में रुपए का प्रचलन हुआ था अपने भारत में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। 5 में क्या कहते हैं कि जो धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित है। अब राजा भोज के बारे में क्वेश्चन तो आते ही। अब राजा भोग जो है किस राजवंश से संबंधित थे आपको बताना है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ये परमार, ठीक है। परमार राजवंश जो हुआ करता था उस समय, याद रखेंगे, उसके ये थे राजा भोज राजवंश के शासक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके स्थापना किसने करी थी परमार वंश की, ये करी थी उपेंद्र राज ने, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए, उपेंद्र राज जो थे इन्होंने इसकी स्थापना करी। चलिए, सबसे शक्तिशाली जो राजा इस वंश का हुआ करता था, राजा भोज ही था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, तो कहते हैं ना कि किसने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए संगठित करी है। 5 प्रश्न किससे आते हैं आपके, जो ये कहते हैं ना कि आपकी जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, उससे आएंगे 5 क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय आंदोलन है। तो कहते हैं ना, किसने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए संगठित करी थी, तो आईएनए किसके द्वारा संगठित करी गई, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आईएनए की स्थापना करी गई। कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में इसकी स्थापना करी, और इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखेंगे। अब सुभाष चंद्र की बोस के कुछ नारे जो बहुत फेमस है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था इसी के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए यहाँ पे 7 में, तो कहते हैं ना कि स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया। एक आंदोलन है जिसका नाम था स्वाभिमान आंदोलन। इसको शुरू किसके द्वारा किया गया, तो ये शुरू किया गया था रामा स्वामी नायकर के द्वारा, ठीक है। रामा स्वामी नायकर के द्वारा 1925 में इस आंदोलन को शुरू किया गया। ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया वहाँ से। उसके बाद द्रविड़ आंदोलन के जनक भी ये माने जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था, रामा स्वामी नायकर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 8 में, तो कहते क्या है कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम में
राम तुलाराव ने किस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया था। ठीक है, राव तुलाराम जो है, इनका नाम बहुत कम सुना होगा लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी और नारनौल का क्षेत्र जो है ना, रेवाड़ी और नारनौल का क्षेत्र है, वहाँ से इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर धावा बोला और वहाँ से इन्होंने संघर्ष को अंजाम दिया था। ठीक है, हरियाणा राज्य का इनको राजनायक भी कहा जाता है। ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अब इसमें कहते हैं ना कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं ना, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। वर्ण का मतलब क्या आता है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना, महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका भी आई थी जिसका नाम हरिजन हुआ करता था और ये 1936 में यहाँ पे पब्लिश करी गई। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए, यानी कि देखिए पूरा कोर्स उस पीडीएफ में है, मात्र 40 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो इससे बेहतरीन आपको कुछ भी नहीं है। आपके 99 परसेंटाइल गारंटी मैं लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, 72 38 80 40 81 पर आपको सिर्फ एक मैसेज कर देना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। तो याद रखेंगे, वर्ण का जात से लेना देना कोई नहीं है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। तो कहते हैं, कलामे नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। ठीक, कलामे नैरंग जो है वो डैश के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। पीटी आसान मत समझिएगा, पेपर बहुत पड़ा है इस बार ठीक है, बहुत लोग परीक्षा देने वाले हैं और अभी को पता है कि 5-10% लोग ही यहाँ पर इसमें अच्छा करेंगे, वही नौकरी पाएंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैयद गुलाम भिक। ठीक है, सैयद गुलाम भिक के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। इनका जन्म बेसिकली पाकिस्तान में हुआ था, भारत की आज़ादी से पहले। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भूगोल के भी क्वेश्चन आपके आने ही हैं। तो कहते हैं ना कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा। तो 11 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बुध और शुक्र। ठीक है, बुध तो सबसे निकटतम है और उसके बाद शुक्र पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट, जैसे ना कि शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके 4 छोटे ग्रह हैं ना, आंतरिक ग्रह जिसे बोलते हैं, ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब स्थलीय ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 12 में देखिएगा। अब देखिए, अगर आप लोग कहेंगे ना कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कराइए तभी मैं कराऊंगा, वरना आप लोग तो कहते हैं जल्दी जल्दी कराओ, बस हमको क्वेश्चन देखने हैं। तो किस पर्वत श्रेणी पर डोडा बेटा स्थित है। ठीक, डोडा बेटा बहुत बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो डोडा बेटा जो है वो चोटी कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे, ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन के स्थल पर एक नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, वहीं पर डोडा बेटा है। ये सबसे ऊंची चोटी है साउथ की। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोडा बेटा बेसिकली साउथ की दूसरी सबसे ऊंची है, पहली कौन सी है, और वो हो जाएगी अन्नामलाई। ठीक है, ये डोडा बेटा सेकेंड हाईएस्ट है साउथ की। ठीक है, अनाईमुडी जो है वो है आपकी आप सबसे सर्वोच्च भारत की साउथ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 13 में देखेंगे तो कहते हैं ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। केंद्र शासित की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे राज्य की बात करते तो उसमें गोवा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित की बात है तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो हैं राज्य हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 में देखिए तो कहते क्या हैं कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। ठीक है, पृथ्वी पर अगर कोई वायुमंडल ही नहीं होता तो प्रकाश कैसा दिखता, वो दिखता हमको काला। क्यों, क्योंकि देखिए अब वायुमंडल नहीं होता तो इसके जो पार्टिकल है ना, एयर पार्टिकल जो है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनसे क्या होता है, जो हमारी लाइट है, लाइट में 7 कलर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, नीले का हो जाता है, उनके कणों के द्वारा, जो आपके डस्ट पार्टिकल उनसे। ठीक है, तो उसी के कारण हमको नीला दिखाई देता है। अगर कुछ भी नहीं होता, कोई भी एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं होता, तो वहाँ पर सिर्फ काला दिखाई देता है। जैसे अंतरिक्ष हमको सिर्फ काला दिखता है, वहाँ पर जाएंगे। 15 कहता है कि नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, तो 15 का जो राइट आंसर है वो होगा क्या, विचार करना है।
तो 15 की अगर बात करें, देखिए क्या होगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो कहते हैं ना कि गंगा नदी घाटी में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय नाम इसका सुइस है, ठीक है, यह एक अंध प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि तीनों पॉइंट जो हैं ये गंगा नदी डॉल्फिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहते हैं ना कि जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जो जजमानी प्रणाली होती है ना, ये ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो 16 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, ठीक है। जजमानी प्रथा जो है ये अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी के तौर पर जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे देखिए 17 में, तो कहते गया है कि निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डैश परत की है, ठीक है। निजी क्षेत्र को जो सौंपी गई 7वीं योजना है ना, वो डैश परत की है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 परत की है, ठीक है। 7वीं योजना जो है ये निजी क्षेत्र में, ये 3 परत आते हैं इसमें, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 18 में देखिएगा, तो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है। जो सिक्योरिटी का प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थित है कहाँ पर है, तो याद रखेंगे नासिक में स्थित, ठीक है। भारतीय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भारत के महाराष्ट्र में नासिक में स्थित है, ये आपका राइट आंसर। यहाँ होता क्या है ये भी जानना जरूरी। तो यहाँ पर पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पता, अदालत शुल्क या टिकटों का यहाँ पे छपाई की जाती है, फिर मुद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अब यहाँ पर 19 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं मनरेगा का फुल फॉर्म आपको बताना है बेसिकली। अब मनरेगा जो है वो याद रखेंगे शुरू हुआ था 2006 में नरेगा के नाम से, अभी 2009 में इसको मनरेगा किया गया, 2009 में। अब मनरेगा है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इससे संबंधित हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश के बांद्रा बरली जिले में सबसे पहले इसको शुरू किया गया। इसमें 100 दिन का रोजगार देने की बात करी जाती है। 33% महिलाओं का इसमें आरक्षण भी मिलता है, ये भी याद रखने योग्य बहुत अच्छी बातें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं, ठीक है। जो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है उसका नाम बस आप बता दीजिए। तो ये होगा क्या, बेसिकली देखिए गरीबी है, गरीबी से सबसे बड़ी समस्या कोई नहीं हो सकती। गरीबी जो सबसे बड़ी सबसे गंभीर समस्या है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं होती है। तो याद रखेंगे, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिएगा एक रिपोर्ट आई थी 2011 में, जो जनगणना होती है उसके साथ एक रिपोर्ट आती है, जिसके तहत कहा गया कि भारत में 21.9% लोग हैं जो वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वित्त आयोग के बारे में बात है। तो वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है, इसको तो हम जानेंगे ही। तो अनुच्छेद है यहाँ पे इसका 280। अब यहाँ पर कहता गया है वित्त आयोग जो है वो केंद्र तथा राज्यों के बीच संसाधन के बंटवारे का निर्णय लेता है, ठीक है। इससे केंद्र राज्यों के बीच में क्या संसाधन बटेंगे, क्या ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में ये है। अब यहाँ पे देखिए 15 वित्त आयोग चल रहा है, यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह इसमें अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 22 में क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 141, ये इसका संबंधन है, ठीक है। अनुच्छेद 141 ये अभी बहुत चर्चा में रहा था, याद रखेंगे। जब क्या हुआ था, राजीव गांधी के हत्यारे जो थे उनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो उसके ये चर्चा में रहा था 142 और 141 अनुच्छेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहते हैं ना कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है वो कौन होता है, ठीक है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, अब पूरे देश का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से सारे जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य के होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये किस में है, 153 में है, ठीक है, 153 में है राज्य, याद रखेंगे। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये कहते हैं ना 24 में कि मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के संचालन को जो निलंबित करने की शक्ति है वो किसके पास है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर आपका राइट आंसर सी, ठीक है, राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकार जो है सिर्फ राष्ट्रपति आपके छीन सकता है, ये याद रखेंगे। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ करके शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये पूछे जाते हैं।
25 में कहता है ना कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु प्राप्त करनी होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें होगा क्या, आप 25 वर्ष के होने चाहिए बस। और भी कुछ जैसे चीज़ें होती है, जैसे आपको भारत का नागरिक होना है, वह पागल ना हो, उसके बाद किसी सरकारी या पद पर लाभ करना है, कोई मतलब नौकरी ना कर रहे हो सरकारी, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट ये वाले। और यहाँ पे 25 वर्ष आपकी एज तो होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर 26 में देखिएगा तो कहते क्या है, जो कोरियोलिस बल है ना वो अधिकतम होता है। बेसिकली जो कोरियोलिस बल है वो अधिकतम कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे ध्रुवों पर होता है। जो हमारे पोल्स हैं जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या होता है आपका जो कोरियोलिस बल है ये सबसे ज़्यादा होता है। साइंस के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, इसको भी देख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो यह किस नियम का पालन करता है। अब गतिशील बस है, अचानक ब्रेक लगाते हैं, बस हो ट्रेन हो कुछ भी हो, तो क्या होता है आप आगे झुक जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, न्यूटन का प्रथम नियम है उसके द्वारा यहाँ पर होगा। उन्होंने बोला था कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तब तक वह विरामावस्था रहेगी या एक समान गति में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य फोर्स या बल ना लगाया जाए। इसी को कहते हैं ना प्रथम नियम, फिर जड़त्व का नियम इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो 28 में कहा गया कि जो बोरेक्स है का निर्माण प्रयुक्त होता है। ठीक है, बोरेक्स के निर्माण में किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ब्राइन है, जो ब्राइन होता है ये बोरस के निर्माण में प्रयुक्त होता है। बेसिकली ब्राइन है क्या, ये एक साल्ट होता है। ठीक है, हाई कंसनट्रेटेड सॉल्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया आपका सी वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहते क्या है कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क, जो आपका यहाँ पे वृक्क होता है आरंभिक जो निस्यंदन लीटर है प्रतिदिन के लगभग होता है। कितना यहाँ पे वृक्क के द्वारा किडनी जो होती हैं आपकी इसके द्वारा जो है वो कहते हैं ना कि निस्यंदन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, 180 लीटर यहाँ पे प्रतिदिन इसके द्वारा छाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका वाला। जो 30 में कहते क्या है कि मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी होती है। मानव रुधिर का मतलब क्या होता है, जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है। देखिए ब्लड है मतलब क्या होता है, ब्लड से आपको चाहत होती है। ठीक है, चाहत होती है ना, तो क्या हो जाएगा 7.4, 74 चाहत आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं 7.4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब चलिए मैथ के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है थोड़ा सा अजीब है, इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है। तो कहते हैं 6 अंकों की संख्या है जिसको ABCDEF के नाम से बताया गया है और उसको 1 2 3 4 5 से इसको कोड किया जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की संख्या जो ABC है 4 से विभाजित है और BCD 5 से विभाजित और CD जो है 3 से विभाजित और DEF जो है वो 11 से विभाजित, तो वह संख्या क्या होगी। तो ऐसे में करना क्या है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर देखेंगे, मान लीजिए ऑप्शन सी लेते हैं पहले, तो ऑप्शन सी में क्या करेंगे देखिएगा, तो इसको ABCDEF है ना, तो ए क्या का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम B बराबर कर लेंगे कितना, 2 के बराबर कर लेंगे और यहाँ पर C जो है कितने बराबर हो जाएगा, यही इसी से ले रहे हैं ना, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखें जो D हो जाएगा वो हमारा 5 के बराबर हो जाएगा, E जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हमारा F है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे, जो अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या ABC 4 से विभाजित है। ABC जो संख्या हो जाएगी तो A कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B यहाँ पे 2 है और 4 ये कितने विभाजित बता रहे हैं, 4 से विभाजित। 324 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे 81 आ जाएगी। ठीक है, 81 आ जाएगी, तो विभाजित हो रही है ना, तो मतलब ये कंडीशन सही है। फिर यहाँ पे BCD 5 से विभाजित है, तो BCD है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि 254 आ जाए, 245 आ जाएगी, ये BCD है, तो ये भी कितने से विभाजित बता रहे, 5 से ये भी विभाजित है, तो ये कितना है, कुछ भी आ जाएगा, विभाजित ही हमको पता करना है। फिर तीसरी कंडीशन जो देखते हैं DEF जो है ना, DEF 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो DEF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 561। ठीक है, 561 है, ये भी आपको 11 से विभाजित है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो क्या मतलब है ऑप्शन सी जो हमने माना था वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझिए वीडियो को काट करके, तो आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अब 32 की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, 32 में क्या कहता है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न जो है 7
7/42 मिल जाए। ठीक है, ये बोला गया है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5/14 की बात करते हैं, इसमें से अगर हम x घटा दें तो क्या हो जाएगा, 7/ हमको 42 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इधर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 - 7/42 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 8 बचेगा, नीचे 42 बचेगा। तो इसको काट दीजिए। ठीक है, काटेंगे तो 4 से काट दीजिए। ठीक है, मतलब 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो 4/21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे 33 में, तो आपको अंडर रूट में वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, अंडर रूट में आपको वैल्यू दिख रही है ये वाली -19 107 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बेसिकली 3 6 6 9 किसका अंडर रूट है, 63 का होता है। 63 हो गया, तो नीचे जो स्क्वायर था ना, इसको इस रूट में रहेगा, पूरा रूट पे था। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 107 जो है ये इधर, ये 19 माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 63 जो है स्क्वायर था 3969 का। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको और थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसको बाहर लेते हैं रूट को, तो रूट क्वेश्चन मार्क बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 63/126 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो गया ना। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 63 दूना कट जाएगा 126, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये था रूट में। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रूट हट जाएगा क्वेश्चन मार्क से, और ये कितना जाए 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका 1/4। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर कहता है ना कि 34 में बोला गया है कि इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मान ज्ञात करना है। तो 3x यहाँ पर आपको पावर में दे रखा है, 3x - 1 अब 18 दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर बेस यहाँ पे समान होते हैं, ठीक है, बेस समान होते हैं, तो क्या होता है कि जो बेस समान होता है तो AM-1n जो होता है वो कितने के बराबर होता है, AM/AN के। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपल से करेंगे क्या, 3x कर लेंगे, फिर यहाँ पे 3x/3 कर लेंगे, फिर ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम भी लेंगे ना, 3 से भी गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x 3 - 1 54 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3x यहाँ पे था, 54/2 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा यहाँ पे, तो 27 जो होगा 3√3 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का है, इसको आपको सरल करना है। तो सरल करने वाला है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, बोर्ड मास लगा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डिविजिबल करना है, भाग देना है, फिर यहाँ पर आपको गुणा करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जोड़ना है, सबसे लास्ट में घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं। तो ये बोर्ड मास लगा दीजिए, बहुत ही आसान है, यकीन मानिए आप इसको करके देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ना पे 5 क्वेश्चन जो आपके किसके आते हैं, हिंदी ग्रामर के आने, 5 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के आने। तो आप देखिएगा, तो कहते हैं 36 में कि अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ठीक, अर्क का मतलब एक अर्थ होता है। ठीक है, अर्क का मतलब एक इंद्र होता है, दूसरा आपको बताना है। तो ये होगा क्या, ये होगा आपका सूर्य। ठीक है, अर्क का मतलब सूर्य भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध की बात करें तो एक तो श्रम यहाँ पे दिया हुआ है, भ्रम दिया हुआ, भ्रम दिया हुआ। ठीक है, 37 का देखें तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए भ्रम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रम भी यहाँ पे अब ऐसे लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये गलत है, तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ना कि वाक्य की विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय और विशेषण का जो उदाहरण है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 38 में देखिएगा तो होगा क्या, ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, होगा हमारा पहला नौकर ईमानदार था। ये विधेय और विशेषण का एक उदाहरण है। चलिए, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 39 में कहते हैं जो पुनर्लेखन है इनमें से कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब कहता है जो आगे लगते हैं। ठीक है, आगे इसमें से कौन सा लगेगा, पुनर। ठीक है, क्या पुनर्लेखन जो है, पुनर प्लस लेखन से बना हुआ है, तो ये आपका पुनर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो है वो आपको बताना है।
तो याद रखेंगे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला। ठीक है, जो हरिद्रा है ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी हल्दी जो है इसका तद्भव है, सत्तू उपटन ये सब तद्भव शब्द हैं। हरिद्रा जो है ये एक तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है, जो शब्द सीधे संस्कृत से अपनी भाषा में ले लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे तो ये देखिए इंग्लिश के 5 प्रश्न आपके एग्जाम आने हैं, तो प्रिपेयर्ड प्रीपोजिशन भरना है इसमें। ठीक है, द प्लेस इज इन्फेस्टेड दैश पॉइजनस स्नेक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, याद रखेंगे इसमें हो जाएगा विद। ठीक है, इन्फेस्टेड विद पॉइजनस स्नेक, ये इसकी प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सही लिखा हुआ है यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है कि 5 नंबर आपके इंग्लिश के आने हैं, याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मॉन्स्टर्स जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मॉन्स्टर्स जो ऐसे लिखा जाता है MONSTROUS। ठीक है, मॉन्स्टर्स की सही स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं ना 43 में कि आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई पोर्शन है जो सैंपल के तौर पर आपको दिखाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिमेन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि स्पेसिमेन कॉपी है, मतलब क्या है, वो एक सैंपल पेपर है। ठीक है, सैंपल कॉपी है, तो याद रखेंगे डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पैसेज से आएंगे। ठीक है, ये छोटा सा पैसेज है गांधी जी वाला, तो वीडियो पॉज करके इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके आंसर हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, छोटा सा था। अब देखिए कहते क्या हैं कि गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन, तो गांधी जी किस में विश्वास नहीं करते थे, तो अभी हमने इसको पढ़ा था, तो क्या होगा, कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट, इसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, 45 कहता है गांधी जी ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट, गांधी जी का जो ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट था वो क्या था, तो वो था इनका 45 का सी वाला, यानी कि अप्लीकेबल टू ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि सभी फील्ड में अप्लीकेबल हो, वही इनका ट्रस्टशिप था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो कहते हैं उस विकल्प का आपको चयन करना है जो वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए 10 से हो गया दशमलव। ठीक है, अब 2 से क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, तो 10 से दशमलव हो गया, और यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये होगा क्या, बेसिकली 2 से क्या होता है, वो युग्मक हो जाएगा, जैसे बाइनरी होती हैं वो 2 संख्याओं की होती हैं, 0 और 1 में। ठीक है, तो याद रखेंगे बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 47 कहता है कि निम्नलिखित विषम शब्द को चुनना है। विषम जो है इसमें वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो विषम शब्द देखिए इसमें कौन सा है, तो देखिए तो बैंगनी है, गहरा है, नीला है और नीला है, तो क्या होगा, ये सभी नीले से एक ही कलर को प्रदर्शित करते हैं लगभग। ठीक है, नीला गहरा नीला सब एक ही तरह के, लेकिन सफ़ेद जो है यहाँ पे सबसे डिफरेंट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 क्या कहता है। ठीक है, 48 में कहा गया कि वाटर को यहाँ पर हम इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, WXABC, देखिए अब W में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है तब X हुआ, A में क्या हो +2 हो रहा है, T में यहाँ पे +3 हो रहा है, तो इसी तरीके से कोड आपको दिया हुआ है। तो हमको बताइए टाइगर को हम कैसे करेंगे। ठीक है, टाइगर को कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, तो T का क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे, STU हो जाएगा। ठीक, U हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसी तरीके जी में क्या करेंगे, जी में हम +3 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा जे आ जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखिएगा हमारा मिल गया है UKJ, तो यही आपको ज़्यादा पूरा चेक नहीं करना होता, ऑप्शन भी देखते रहना होता है, तो डी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 जो कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पे है, राज दाएं से 7वें स्थान पे, अगर वो अपने स्थान का अदल बदल करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, एक तो इसके अदला बदली से पहले की कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, अदला बदली से पहले कंडीशन क्या होगा, बोलते क्या है कि जो सचिन है ना वो बाएं से 11वें स्थान पे। ठीक है, तो हम बाएं से यहाँ पे मान लेते हैं ये सचिन है, एस बनाते हैं सचिन से, तो ये 11वें स्थान पर है। ठीक है, और राज दाएं से 7वें स्थान पे, अब राज का ये दाएं से जो है 7वां स्थान, ये इसके लिए आर बना देंगे। ये कंडीशन पहली हो गई जब अदला बदली नहीं हुई थी। अब जब अदला बदली हो जाती है तब क्या होगा, तब देखिए अब राज यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, राज इसके 11वें में पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे एस हो जाएगा, तो ये अदला बदली हो गई है। ठीक है, अब अदला बदली हो गई है तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो कहते हैं पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कितने, अब अदला बदली जब करेगा तो ये 11वें पे था। ठीक है, बीच में कितने हैं यहाँ पर
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 16वें पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो एस सचिन है यहाँ पे जाके, ठीक है। इसी तरीके से 16वें पे हो जाएगा, तो 16+7, ठीक है, 16+7 कर लेंगे इसको, 16+7, ठीक है। और यहाँ पे -1 तो करेंगे ही, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 यहाँ पर टोटल लोग हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहते हैं 50 में, ठीक है। तो 50 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। इसमें कहते क्या हैं कि एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि पीरियड होते हैं तो प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए एक जो पीरियड है कितने मिनट का होता है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, तो इसको जो जो बता रहा है वो आपको करते जाना है, बहुत ही आसान, इसको आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। 40 मिनट इसका राइट आंसर है कि राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो एक बार कर ले जरूर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आप चलते हैं मेन सेक्शन पे, जो होगा आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 51, कहता क्या है कि हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का प्रथम हाईकोर्ट बना, ठीक है। न्याय घड़ी नाम से यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह कौन सा हाईकोर्ट बना है पहला। तो 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक इस क्वेश्चन का आंसर से पहले एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और PDF के ऑलरेडी हमने बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक। गुजरात पहला हाईकोर्ट बना है जहां पर न्याय घड़ी स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, तो कहता क्या है कि निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। अब इसरो के नए चीफ कौन है, याद रखेंगे, वो हो जाएंगे एस सोमनाथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस सोमनाथ जो है इसरो के नए चेयरमैन। 1969 में इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त को, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में कहा गया ना कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करके मिशन लॉन्च किया, मतलब ट्रैक करने का। जैसे यात्रियों को सामान खो जाता है, ठीक है, जैसे कुछ लोग भूल भी जाते हैं, तो होगा क्या यहाँ पर उसके लिए एक मिशन अमानत, एक कार्यक्रम चलाया गया, मिशन अमानत। ये खोए हुए सामान के लिए यहाँ पे चलाया गया ताकि यात्रियों को उनका सामान वापस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं ना कि ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने निम्न से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। ब्रिक्स नौ विकास बैंक के रूप में जो नया सदस्य शामिल हुआ है वो शामिल हुआ है मिस्र, ठीक है, याद रखेंगे। जो मिस्र मतलब इसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, ठीक है, इसको शामिल किया गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि यहाँ पर कि निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी सौंपी गई है, ठीक है। कौन सा राज्य है जिसको खेलो इंडिया गेम्स 2023 की मेज़बानी सौंपी गई। तो 55 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया 2023 का आयोजन होने वाला है इस बार, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, तो कहते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब 14 सितंबर आप लोग सुने होंगे, इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व लेवल पर नहीं, इंडिया में मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 जनवरी जो डेट आती है, इस दिन हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पूरा विश्व मिलकर हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 57, कहता है कि भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो 57 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या होगा, वो हो जाएगा ब्रह्मोस, ठीक है। किसका, ब्रह्मोस का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे कि फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के दौरान यूक्रेन को भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। देखिए यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था उस समय जो कार्यक्रम चलाया गया वो था ऑपरेशन गंगा नाम से, ठीक है। ऑपरेशन गंगा नाम से वहाँ के छात्रों को वापस इंडिया लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं ना महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है, ठीक। महिला विश्व कप जो है 2022 का विजेता कौन बना है, क्रिकेट की बात हो रही है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये अनबीटन है बहुत सालों से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं 60 में कि 94वां जो अकेदमी पुरस्कार हुआ, जो ऑस्कर अवार्ड हुए ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखेंगे कोडा, कोडा जो एक फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसी में कौन थे, इसमें जो इसी में स्मिथ को, जो एडम स्मिथ जो थप्पड़ वाले भाई साहब हैं, इनको भी यहाँ पर इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। जेसिका चेस्टन को यहाँ पर क्या मिला है, बेस्ट अभिनेत्री का मिला है। 94 नंबर का है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन कहता क्या है एक सड़ में, तो कहते हैं वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन्य जीव सप्ताह जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, याद रखेंगे। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 1972 में एक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं ना प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है, ठीक है। ये उस्ताद बिंदा खान की बात करें तो बिंदा खान जो है वो किससे संबंधित है, सारंगी से, ठीक है, इनमें पारंगत हैं ये, सारंगी से संबंधित है, याद रखेंगे। इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ है। सारंगी से संबंधित उस्ताद बिंदा खान। अगला क्वेश्चन कहता है ना विंबलडन टेनिस स्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है। जो विंबलडन टेनिस की बात करें तो ये कहाँ पे होती है, ठीक है, याद रखेंगे, ये होती है आपकी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये इंग्लैंड की प्रतियोगिता है विंबलडन टेनिस स्पर्धा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना वो कहता गया है 64 की बात करें तो पुरातत्व 1895 प्रकाशित करने में योगदान दिया था, ठीक, पुरातत्व विभाग को यहाँ पे स्थापित करने की जो बात करी किसके द्वारा, 64 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विलियम क्रुक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं ना कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन जो यहाँ पर मुगल गार्डन है इसकी अभिकल्पना किसने दी थी, ठीक है, जो मुगल गार्डन है ना, मुगल गार्डन, इसकी अभिकल्पना किसने करी थी, तो याद रखें कि मुगल गार्डन जो बनाया गया था वो बनवाया गया था यहाँ पे 65 का राइट आंसर ए के द्वारा, यानी कि सर एडविन लुटियंस के द्वारा इसकी या फिर कहते हैं इसको तैयार किया, इसका डिजाइन तैयार किया गया था मुगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, एक पुरस्कार है जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये किसके लिए दिया जाता है, तो 66 में देखेंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी, यानी कि UNEP, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार नैरोबी में जो होता है NEP के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, अभी देखिए बहुत ही चर्चा में रहा एशियन ड्रामा, इसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके गुन्नार मिर्डाल, ठीक है, गुन्नार मिर्डाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये एशियन ड्रामा इसके लेखक हैं, ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, मणिपुर की जो आयरन लेडी हैं तो वो कौन हो जाएंगी, ये आपको पता है कि इरोम शर्मिला, ठीक है, इरोम शर्मिला जो हैं इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे मैरी कॉम या फिर मीराबाई चानू सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, एरिन शर्मिला आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कहता है कि गुट निरपेक्ष यानी कि जो नाम है ना देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, 69 की बात करें तो ये होगा क्या आपका राइट आंसर, वो देखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड में इसको यहाँ पे आयोजित किया गया था गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, तो कहता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, तो ये सभी को जबान पे रटा होना चाहिए, GV मावलंकर जो थे ना, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर का पूरा नाम है। 1952 में ये लोकसभा के सबसे पहले नियुक्त करे गए थे, याद रखेंगे, स्पीकर थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अब आगे जो आता है वो देखिए, तो कहते हैं ना 71 से 75 जो है ना इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो ये पैसेज है, ठीक, हिंदी का पैसेज है, हिंदी का पैसेज तो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ आपको क्योंकि बहुत आसान होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, आप इसको आराम से कर लेंगे। वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना PDF तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, तो ये आपके पैसेज हैं, पैसेज में आपको नहीं कराने, 76 से 80 2 पैसेज आपके आने हैं, ये भी आपको मैं नहीं कराने वाला, ये भी आपका पैसेज है। चलिए ये हो गया आपका पैसेज नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके ग्राफ के, ठीक है, ग्राफ के जो प्रश्न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ग्राफ के प्रश्नों के यहाँ पे करने वाले हैं। तो 81 से 85 की अगर बात कर लेते हैं, हम बता रहे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, तो पैसे जा रहे बच्चों वाले होते हैं, इसको कराने से कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग खुद स्किप कर देते, इसीलिए मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको 81 से 85 ये ग्राफ वाला है, ठीक, कंपनी ए आपका देखने मिल रही है जिसको डॉट से डिनोट किया गया, कंपनी बी है जिसको यहाँ पे हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कंपनी ए की बात कर, बी की कहा गया कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने % की बात कर रहे हैं, कंपनी बी की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना,
तो अब विपणन विभाग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करनी है। तो बी के विपणन विभाग की अगर बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है क्या, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका कंपनी बी की बात करें तो ये 700 है टोटल, ठीक। इतनी ये 700 है। यहाँ पे देखिए 100 की बात करें, 7 में तो 100 के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला था 700 है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी बी के कुल कर्मचारियों की जो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा पहले क्या करता है ये 750 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आईटी में 750 से, एचआर में आपको 500 देखने मिलती है। फिर यहाँ पे वित्त में कितना है, वित्त में आपको 350, फिर यहाँ पे 200 प्रशासन में, ठीक है। तो ये सभी को जोड़ लेंगे 750, 500 प्लस 700, ठीक है, प्लस 350 प्लस यहाँ पे 200, ठीक। तो बी का जो विपणन विभाग था उसका 700 है, टोटल जो है वो 2500 हो जाएगा, ठीक। टोटल 2500 हो जाएगा। तो यही पूछा है ना कि 2500 का 700 कितना परसेंट है, ठीक। 2500 का 700 कितना परसेंट, तो 700 ऊपर रख दीजिए। हमको 2500 पे निकालना है तो ये इसको नीचे रख देंगे, 100 कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 25 दूना, यहाँ पे हो जाएगा 25 दूना 50, उसके बाद 25 अट्ठे हो जाए लग जाएगा। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 28% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते क्या हैं, आपको मैं ग्राफ साइड में लगा रहा हूँ। तो कहते हैं कि दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों के क्रम से अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहते हैं ना दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग की बात करते हैं। तो प्रशासन विभाग में अगर कंपनियों के कर्मचारियों की बात कर दोनों कंपनी की, तो क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 400 है, ठीक है, प्लस में 200 हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा 600 हो गया, ठीक है, 600 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो कब वित्त विभाग की बात कर लेते हैं। वित्त विभाग में तो ये कुछ दर्जे 450 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 350 है ये वैल्यू, ठीक, 350, तो ये 800 हो जाएगा। अब 600 800 का यहाँ पे आपको अनुपात ही तो देना था, 600 800 का अनुपात देना था। ये 0 0 कट जाएंगे, फिर 2 3 6 कट जाए, 2 चक्कू 8, तो क्या हो जाएगा 3:4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं ना कंपनी 83 में देखिएगा, ग्राफ आप दिख रहा होगा इसमें देखिए। तो 83 में तो कंपनी ए के एचआर विभाग में कर्मचारियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, 83 में देखिएगा। तो कहते हैं कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कंपनी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 800। आप देखिए ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि 800 है। ए कंपनी ए के एचआर विभाग की बात करें तो 800 है। कंपनी बी में अगर बात कर लेते हैं, वित्त विभाग की बात करें तो वित्त विभाग बोला ना, कंपनी बी का जो वित्त विभाग है उसका कितना है, वो है आपका 350 है। तो लगभग कितने परसेंट पूछा है ना, कार्यरत कंपनियों कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, ठीक है। तो 800 है, 350 पे हमको निकालना है, गुड़ा यहाँ पे 100 कर लेंगे तो इसको काट दीजिए। काटने के बाद काटे पीटेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है ये, तो 228.5% आएगा। अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए आपको मिलता जुलता मिल रहा डी वाला, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 84। तो कहता है कि यदि कंपनी बी आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% वृद्धि हो जाए तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर होगा। चलिए ग्राफ आप देखिए। तो 84 में होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 750 है। आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 750 है। 20% बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ोतरी कर लेते हैं तो 120 निकाल लेंगे तो 20% बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहाँ कट जाए यहाँ कट जाएगा। तो 12 को 75 से अगर गुणा करते हैं तो 900 आ जाता है, ठीक है। 900 हो गया, 20% बढ़ोतरी की बात करें 900 हो गया। अब कहता है कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत, अब कंपनी ए का प्रशासन विभाग उसमें कार्यरत कितना है, ग्राफ में देखें 400 है, तो क्या हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे अंतर ही तो पूछा है, तो अंतर को जो है 900 400 के बीच में अंतर कितना है, 500 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ए करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखिए 85। तो कहते हैं कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के सभी विभाग में कार्य करने वाले की संख्या कितने मध्य अंतर है। सभी की यहाँ पे पूछ लिया है, तो सभी का तो बहुत ही आसान है, ठीक है। सभी हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा देखिएगा। तो सभी का कितना हो जाएगा, कंपनी ए की बात कर लेते हैं तो टोटल हमने अभी किया था तो 3050 आया था। फिर यहाँ पे कंपनी बी की अगर टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो 2500 3050 में कितना अंतर होता है, ये होता है 550। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलिए
तो आपको एक डंडा रेख देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 अलग अलग संगठन हैं, ठीक है, 5 अलग अलग संगठन है ABCD। महिलाएं जो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिजाइन में हैं और पुरुष जो है पूरा ब्लैंक हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये। चलिए हम इसका पहला प्रश्न देखिए। तो पहला प्रश्न जो कहता है वो क्या कहता है ना कि संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। संगठन डी की हम बात कर लेते हैं। तो संगठन डी में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, संगठन डी में कितना हो जाएगा। तो संगठन डी यहाँ पर है आपको ये देखने को मिल रहा है पुरुष ब्लैंक था, तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी टोटल यहाँ पे 3250, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 3250 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते क्या हैं कि संगठन डी में कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, संगठन उसी संगठन में कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे 86 में, तो क्या हो जाएगा 3250। तो ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। अब फीमेल की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा, ठीक है, 2750 हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, ठीक। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है तो क्या हो जाएगा 3250 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 6000, ठीक है, अपॉन में 6000 हो गया, गुणा 100 हो गया। अब इसको यहाँ पे हम काट देंगे, काटने के बाद यहाँ पे देखिए इससे कट जाएगा तो 6 पचे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हाँ ठीक है, 5 नहीं कटेगा। तो पूरा यहाँ पे इसको काटने के बाद आपका आंसर जो आएगा ना 54.17, थोड़ा सा इसको काट के देख लीजिएगा, ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं क्या हैं कि संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः कितना है। संगठन ए की बात कर लेते हैं, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे संगठन ए है यहाँ पर, तो ए में जो महिलाएं हैं वो कितना है 1500 हैं, ठीक है, ए की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे बी में अगर देखिए कितनी है पुरुष कितने, माफ़ कीजिए बी में ए ही में ए ही में पुरुष कितने, ये हो जाएगा आपका 1750, ठीक है, 1750 ग्राफ में देखिए ना 1750 होगा। तो ये आपका बताइए, यहाँ से काट दीजिए, 5 से काटेंगे, ठीक है, ये क्या होगा 6:7 आ जाएगा, ठीक है, 6:7 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6:7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 87 का, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते क्या हैं कि संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है। अब संगठन ई पे चलते हैं। ई में बोला गया है महिलाएं कितनी हैं। ई में महिलाएं जो हैं यहाँ पे देखें फीमेल, जो देखें फीमेल कितनी हैं ई में फीमेल है कितनी, ये है आपकी 2750, ठीक, इतना है 2750 है, ठीक है। और टोटल संगठन की अगर बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल की अगर बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2750 प्लस 2500, क्योंकि 2500 आपको यहाँ पे देखिए 2500 पुरुष भी हैं और 2750 ये महिलाएं हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 5250, गुणा 100 कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ से और भी काट लेंगे, तो काटने के बाद लगभग 52% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 52% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहते क्या हैं 89 में कहते हैं कि सभी संगठनों को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी। तो बहुत ही आसान, सभी संगठन में महिलाओं की कुल संख्या देख लेनी है। तो पहले में कितनी है 1500 है, पहले में 1500 है, दूसरे में 2250 है, तीसरे में यहाँ पे 2500 है, चौथे में यहाँ पे 2750 है, फिर वहाँ पाँचवें में 2750 है, ठीक है, ये हो गया। इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 11750 हो जाएगा, ठीक है। 11750 कहाँ पे है भैया, ये देखिए आपका हो जाएगा 11750, बी करेक्ट होगा। संगठन सी और बी में मिलाकर काम चल रहे कुल कर्मचारियों की संख्या है। सी और बी की बात कर लेते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया बी। सी में यहाँ पे देखिए दोनों 2500 यानी कि इतना हो जाएगा 5000 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर बी की बात कर लेते हैं तो एक यहाँ पे 2000 है, एक यहाँ पे 2250 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4250 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 9250 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 90 का होगा 9250, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब तालिका के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 91 से 95 के बीच में आपके तालिका के प्रश्न हैं, ठीक है, तालिका के। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरीके से तालिका दी जाती है ABCD, यहाँ पर सप्ताह के प्रत्येक दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार, से यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको A विद्यार्थी है, B है, C है, D है, E है। चलिए इसके प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहता है ना कि आपको बी द्वारा सोमवार बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं। तो बी द्वारा यहाँ पर सोमवार को कितना पाया वो 65 पाया, बुधवार को कितना पाया 82 पाया, गुरुवार को कितना पाया वहाँ पर
बी के द्वारा गुरुवार को यहाँ पे 72 पाया। ठीक है, अब कहते हैं कि ई द्वारा मंगलवार बुधवार शुक्रवार को। अब ई द्वारा देखिए मंगलवार को यहाँ पे कितना आ जाए 72 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बुधवार को यहाँ पे कितना पाया वो 59 हो जाएगा। इसी तरीके से शुक्रवार को उसने कितना पाया 74 पाया। अब इसके बीच आपको अंतर बताना है, तो इन तीनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 8 6 14 14 7 7 6 11 1 22 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 219। ठीक है, 219 इसका हो जाएगा। अब इसको हम टोटल कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। ठीक है, अब 205 और 219 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही तो पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितने % अधिक की बात कर रहे हैं। बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए, ठीक है, अब बी द्वारा जो मंगलवार है ना उस दिन 68 प्राप्त किए गए नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये आपको 68 मिले बी को मंगलवार को बी। ठीक है, अभी होगा क्या यहाँ पर और देखिएगा, अब डी द्वारा मंगलवार को कितने मिले थे 51 मिले थे। ठीक है, तो 51 और 58 के बीच में आपको यही तो बताना है, तो इसके बीच में अंतर क्या होगा, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 58 माइनस 51 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 51 के लिए 51 के ऊपर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 33.5%, मतलब 33 सही 1/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में देखते हैं कि ई तथा सी द्वारा दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य का कितना अंतर है। ठीक है, ई और सी का औसत निकालना है हमको। ई और सी की बात करें, ई है हमारा, ये सी है, इसका औसत कैसे निकालें, सभी को जोड़ करके यहाँ पर हम ये जितने भी आपको 5 दिन दिए हुए ना, तो सभी को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको हम जोड़ेंगे, ठीक, इनको जोड़ के हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इनको सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 71.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे तो 66 आ जाएगा। तो पर 71.4 माइनस 66 कितना होता है 5.4 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है आपका एकदम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि सी द्वारा मंगलवार तथा बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितना अनुपात है। ठीक है, ये आपको बताना है, सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसमें होगा क्या, इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसने 70 प्राप्त किए मंगलवार को। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे बुधवार को 75 प्राप्त किए, यहाँ पे 51 प्राप्त किए, 64 प्राप्त किए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 145 115 का यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यही तो आपको निकालना था। तो इसको हम काट पीट के कब तक लाएंगे जब तक और ना कटे, तो क्या हो जाएगा 29:23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29:23 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 95 में तो कहते क्या है कि ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितना % अधिक है। ई और ए के सभी हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो ई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई की बात कर लेते हैं, तो सभी कितना हो जाएगा यहाँ पर ई की, ई में देखिए, तो ई में क्या हो जाएगा, टोटल हमको निकालना था ना, ई में टोटल हो जाएगा यहाँ पर 314 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 314 हो जाएगा। ए में अगर हम बात कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 357 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। हमको निकालना कितना 314 के ऊपर निकालना है, क्योंकि इसी से हमको कंपेयर करना था। तो यह हो जाएगा 13.69% आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 95 का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अब चलते हैं लास्ट इसकी जो एक क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, ये आप देखेंगे मकान का किराया है, आपको यहाँ पर दिया हो 20% है, ये भोजन है, ये विविध है, ये ईंधन है, ये शिक्षा है, ये वस्त्र है। तो चलिए हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है ना कि यदि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। ठीक है, भोजन पे जो खर्च है वो 9,000 रुपये है, तो शिक्षा पे कितना होगा। भोजन है कितना 30% बराबर है किसके 9,000 के। ठीक है, 30% अगर 9,000 के बराबर है तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको अगर हम 1% निकालें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30% 9,000 के बराबर है, तो इसको 100% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन में 30। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 3 3 कट जाता तो ये 30,000, यानी कि उसका 100% जो है 30,000 के बराबर है। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं ना आप लोग, 100% 30,000 के बराबर है। तो शिक्षा पे जो खर्च है वो कितना हो जाएगा, शिक्षा पे खर्च कितना है 18% है, तो 30,000 का 18% निकाल सकते हैं। 30,000 का 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5400 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5400 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण डिग्री में बताना है। ठीक, ईंधन पर खर्च जो है ना, ईंधन पे खर्च यहाँ पे 15%। ठीक है, 15% है। अब 15% का बोलता क्या है आपको यहाँ पे, इसका केंद्रीय कोण, यानी कि ये जो कोण है वो ये वाला, ये कोण कितना है, ठीक, ये वाला। तो इसको कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो होगा क्या, यहाँ पे ईंधन पर 15% है, तो मान लीजिए 100% बराबर है 360, क्योंकि एक सर्किल का पूरा एरिया कितना होता है, 360 होता है। तो 1% यहाँ पे कितना होता है, 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 1% यहाँ पे 36 नहीं, 360/100 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 15 हमको निकालना था, 15 निकाल लीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, 5 दूना 10 कट जाएगा, 5 3 15 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 18 दूनी 6, तो 18 3 54 आपका करेक्ट आंसर, ये यानी कि 54 डिग्री होगा। ठीक है, 54 डिग्री होगा, ये आ गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, ये हो गया आपका, देखिए 54 हो गया अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहते हैं यदि ईंधन पर खर्च 3,000 है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना है। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर, यदि ईंधन पर खर्च जो है वो 3,000 है मात्र। ठीक, ईंधन पर, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ईंधन पे जो है वो खर्च कितना है यहाँ पर बोलिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर ये है आपका 3,000 रुपये। ठीक है, मकान और शिक्षा का 3,000 कितना है, 15 है। तो यहाँ पे मकान शिक्षा का कितना हो जाएगा, 30, 5 + 15 + 5, इस टोटल की बात कर लेंगे ना, क्योंकि हमको 15 निकालना था, तो ये टोटल 62 है। ठीक है, हो जाएगा 12,400 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12,400 इसका रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते क्या है यहाँ पर देखिए 99 में कहा गया कि यदि भोजन पर खर्च की परसेंटेज वस्त्र, शिक्षा और ईंधन की खर्च की कुल परसेंटेज का X% है, तो X जो है वो किसके बराबर है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए साइड में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो इसमें होगा क्या, टोटल देखेंगे यहाँ पे वस्त्र और ईंधन और यहाँ पे शिक्षा की बात करें 12 और 18 + 15। ठीक है, 12 18 + 15 कितना है, 45% है कि नहीं है, बिल्कुल है, 45% है। तो परसेंट के अनुसार देखिए 45 का अगर हम X% निकालेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर होगा 30/45 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट सकते हैं हम, 3 से काट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, 3 से काटेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 3 × 3 = 15, 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 कट जाएगा, तो इसको 5 से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको काटेंगे तो 66 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 66 सही 2/3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं मकान का किराया, वस्त्र, ईंधन पर कुल परसेंटेज, भोजन पर खर्च की परसेंटेज कितने अधिक है, ये यहाँ पे बोला गया है 100 में। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए मकान का किराया, वस्त्र व ईंधन पर खर्च कितना होगा, टोटल कितना है, एक का 20 है, दूसरे का यहाँ पे प्लस में 12 हो जाएगा, 12 है ये। ठीक, 12, चलिए 12 हो गया, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 30 कर देंगे। ठीक है, -30 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना, 17% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फुल प्रैक्टिस सेट हमने किया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप 72 38 80 40 81, ठीक है, 80 40 81, इस पर हमको मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।